नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की सांख्यिकी भर्ती जिसके एग्जाम 3 मार्च को होने को है, तो दोस्तों आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 जिसमें हम अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट में दोस्तों कमेंट करके बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अपना पहला प्रश्न होगा आज का, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है। माध्य का, बहुलक, समांतर माध्य या हरात्मक माध्य। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4। क्या होगा, माध्य का होगी, बहुलक होगा या समांतर माध्य या हरात्मक माध्य। कौन सा हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समांतर माध्य। बात करें दोस्तों समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप तो है ही है, लेकिन जो समांतर माध्य है केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माप है। कौन सा माप है, गणितीय माप है। और बात करें दोस्तों समांतर माध्य के बारे में, तो समांतर माध्य का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है औसत ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का उपयोग किया जाता है। समांतर माध्य को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। दोस्तों नोट करके लिखना, समांतर माध्य को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। किसके माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो आज का प्रश्न दोस्तों क्या है, पहला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है, समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, प्राथमिक डाटा एकत्रित करने के लिए सबसे तेज विधि कौन सी है। जो प्राथमिक डाटा होते हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए सबसे तेज विधि कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, तीसरा हो जाएगा टेलीफोन साक्षात्कार या चौथा उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों, जो प्राथमिक डाटा अपन प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त करने की सबसे तेज विधि कौन सी होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्राथमिक डाटा की, तो प्राथमिक डाटा क्या होता है, एक प्रकार से कच्चे माल की तरह होता है। ये क्या, एक तरीके से कच्चे माल के भांति होता है। क्या होता है, कच्चे माल की भांति होता है, जो द्वितीय समक की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। जो क्या होते हैं, जो द्वितीय समक होते हैं, द्वितीय समक की तुलना में अधिक क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। अधिक क्या होता है, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्या होता है, अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, टेलीफोन साक्षात्कार। क्या हो जाएगा, टेलीफोन साक्षात्कार। जो प्राथमिक डाटा होते हैं उन्हें हम टेलीफोन साक्षात्कार की विधि से सबसे फास्ट एकत्रित कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है, क्रिकेट की एक टीम है। कौन सी टीम, क्रिकेट की एक टीम है जिसमें खिलाड़ियों के रन दे रखे हैं। क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों के निम्न रन बनाए हैं। जो रन है 5 रन, 8, 18, 27, 92, 27, 42, 60, 10, 27, 15 इनका बहुलक होगा। तो इनका बहुलक क्या होगा दोस्तों, बहुलक की बात कर रहा है। बहुलक क्या होता है, इनका बहुलक क्या होगा। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप होता है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थिति माध्य होता है। कौन सा माप होता है, स्थिति। कौन सा माप होता है, स्थिति माप होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप होता है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक वह होता है किसी भी श्रेणी की आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक हो। किसी भी श्रेणी में या समक में आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक हो वही बहुलक कहलाता है। आवृत्ति की क्या हो, आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक हो वही अपना बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, सबसे ज्यादा संख्या देखो दोस्तों 27 एक बार आया, 27 दो बार आया, 27 3 बार आया। तो इसका बहुलक का आंसर हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 27 हो जाएगा। बात करें दोस्तों बहुलक की, तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप है। कौन सा माप है, स्थिति माप है। और एक और क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप माध्य का और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप है। बहुलक की
आवृत्ति सर्वाधिक होती है, बहुलक की आवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होता है। अगर उपयोग की बात करी जाए दोस्तों कि बहुलक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बहुलक का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी का पूर्वानुमान लगाने के लिए, जूतों का आकार, कपड़ों का आकार ज्ञात करने के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है। अपने प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या, निम्न अपकिरणों के माप में से, अपकिरण के माप में से कौन सा माप श्रेणी के सभी पदों पर आधारित है। दोस्तों जो अपकिरण का माप है, अपकिरण के माप में से कौन सा ऐसा माप है, जो अपकिरण का माप है, अपकिरण के माप में से कौन सा माप श्रेणी के सभी पदों पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा विस्तार, दूसरा हो जाएगा परमाप विचलन, तीसरा हो जाएगा चतुर्थक विचलन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पूछा है कि अपकिरण के माप में सबसे, कि अपकिरण के माप में कौन सा माप जो श्रेणी के सभी पदों पर आधारित है। तो दोस्तों श्रेणी के सभी पदों पर आधारित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमाप विचलन। दोस्तों क्या हो जाएगा, परमाप विचलन। दोस्तों परमाप विचलन की बात की जाए, परमाप विचलन जिसकी गणना समांतर माध्य के आधार पर की जाती है, जो परमाप विचलन है, परमाप विचलन की गणना किसके आधार पर की जाती है, समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। परमाप विचलन में रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जो परमाप विचलन है, परमाप विचलन को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों बात करें विस्तार, तो विस्तार श्रेणी के 2 पदों पर आधारित होता है। अगर अब विस्तार की बात करें तो विस्तार श्रेणी के 2 पदों पर आधारित होता है, अधिकतम पे और न्यूनतम पे, अधिकतम मूल्य पे और न्यूनतम मूल्य पर आधारित होता है। तो अपना परमाप विचलन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाप विचलन श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है। जिस प्रकार केंद्र प्रवृत्ति का समांतर माध्य श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है, उसी प्रकार अपकिरण का जो माप होता है परमाप विचलन, वह श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है। और जो परमाप विचलन है वह अपकिरण का कौन सा माप है, अपकिरण का एक निरपेक्ष माप है। दोस्तों कौन सा माप है, परमाप विचलन अपकिरण का एक निरपेक्ष माप है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाप विचलन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है, सुनना दोस्तों, एक जनसंख्या को स्थावर कहा जाएगा यदि, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि जनसंख्या को स्थावर कहा जाएगा, यानी जनसंख्या ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, यानी फिक्स है, जनसंख्या स्थिर है। ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखे हैं कि प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या व मृतकों की संख्या का अनुपात समान हो। जो प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या व मृतकों की संख्या समान हो, यानी बच्चों की संख्या व मृतकों की संख्या समान हो। कि एक वर्ष में अगर 100 बच्चे मर रहे हैं तो एक वर्ष में 100 बच्चे जन्म भी ले रहे हैं, तो इनकी संख्या क्या समान है। ओके, प्रश्न नंबर ऑप्शन बी सुनते अपन। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष में जन्म एवं मृत्यु का अनुपात समान हो। दोस्तों जन्म और मृत्यु का अनुपात समान होने से कुछ नहीं होता है, संख्या से मतलब होता है। अगर किसी जनसंख्या में अगर जन्म और मृत्यु का संख्या समान है तो वो माना जाएगा सही ऑप्शन। लेकिन इसमें क्या बोला कि प्रत्येक वर्ष में जन्म और मृत्यु का अनुपात समान है, अनुपात से नहीं होता, तो ये अपना बी ऑप्शन है। अभी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। अब बोला है दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ए तथा बी तो होगा नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन हमने गलत है। ऑप्शन बी क्या है, ना तो ए ना ही बी, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या समान हो, तो ये जनसंख्या स्थावर कहा जाएगा। क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या समान हो, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें लास्ट जो डी ऑप्शन है इसको करेक्ट कर देना, अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन दे रखे हैं अपन को और पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोनों प्रतिगमन गुणांक एवं सहसमन गुणांक का चिन्ह समान होता है। बिल्कुल सही बात बोली दोस्तों कि प्रतिगमन गुणांक और सहसमन गुणांक का जो चिन्ह होता है वह समान होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रतिगमन गुणांक केंद्र परिवर्तन से प्रभावित होता है। जो प्रतिगमन गुणांक होता है वह केंद्रीय परिवर्तन से प्रभावित होता है। सही बात है, प्रतिगमन गुणांक केंद्रीय परिवर्तन से प्रभावित होता है। यदि r बराबर 0 यानी सहसंबंध का जो गुणांक है वह 0 हो तो दोनों प्रतिगमन रेखा एक दूसरे से लंबवत होगी। बिल्कुल सही बात बोलिए दोस्तों। यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 होता है तो दोनों प्रतिगमन रेखा एक दूसरे के साथ लंबवत होगी। चौथा ऑप्शन क्या है? सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य होता है। नहीं दोस्तों, जो सहसंबंध गुणांक होता है दोनों प्रतिगमन गुणांकों का ये समांतर माध्य नहीं होता। ये क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है दोस्तों। ये क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। कौन सा माध्य होता है? ये होता है अपने गुणोत्तर माध्य होता है। जो सहसंबंध गुणांक होता है दोनों प्रतिगमन गुणांकों का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर अपने डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने गलत हो जाएगा। क्या होता है? समांतर माध्य नहीं होता है, यह गुणोत्तर माध्य होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणोत्तर माध्य। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? अवशिष्ट रीति। कौन सी रीति दोस्तों? अवशिष्ट रीति निम्न के मापन में प्रयोग की जाती है। जो अवशिष्ट रीति होती है किसको मापने के लिए प्रयोग की जाती है? उपनति, अनियमित उच्चावचन या चक्रीय विचरण या मौसमी विचरण। दोस्तों अपन काल श्रेणी की बात करते हैं। जो काल श्रेणी होती है, कौन सी श्रेणी होती है? काल श्रेणी। काल श्रेणी के संगठक की बात करें दोस्तों, तो काल श्रेणी के संगठक की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है? दीर्घकालीन उच्चावचन होता है। कौन सा उच्चावचन होता है? दीर्घकालीन उच्चावचन होता है। एक होता है अपने अल्पकालीन उच्चावचन। कौन सा उच्चावचन होता है? अल्पकालीन उच्चावचन। और तीसरा अपने हो जाएगा देव उच्चावचन। कौन से उच्चावचन हो जाएगा? देव उच्चावचन हो जाएगा। जो दीर्घकालीन उच्चावचन होता है जिसे हम लंबी अवधि वाला भी कहते हैं। लंबी अवधि यानी लंबे समय तक जो चलने वाली प्रवृत्ति होती है उसे हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति कहते हैं। इसे हम निरपेक्ष प्रवृत्ति भी कहते हैं। निरपेक्ष प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे हम उपनति भी कहते हैं। इसे हम उपनति भी कहते हैं। इसे हम ट्रेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है, दीर्घकालीन उच्चावचन, जिसे हम उपनति के नाम से, लंबी अवधि के नाम से, निरपेक्ष प्रवृत्ति के नाम से और ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने अवशिष्ट रीति निम्न में से किस माप के लिए प्रयोग की जाती है? उपनति यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के लिए नहीं। अनियमित उच्चावचन, अनियमित उच्चावचन नहीं। चक्रीय विचरण ये भी नहीं होगा। चौथा हो जाएगा अपने मौसमी विचरण। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अवशिष्ट रीति अपने मापी जाती है। जो अवशिष्ट रीति होती है वह अपने मापी जाती है चक्रीय विचरण में मापी जाती है दोस्तों। किसमें? चक्रीय विचरण। जो अवशिष्ट रीति होती है वह किसमें प्रयोग में ली जाती है? चक्रीय विचरण। और ये चक्रीय विचरण क्या होता है? ये व्यापार चक्र भी कहते हैं। इसे व्यापार चक्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो चक्रीय विचरण होता है, चक्रीय विचरण को अपन व्यापार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और व्यापार चक्र में 4 घटक होते हैं दोस्तों। व्यापार चक्र में कितनी मध्य होती है? 4 मध्य होती है। क्या होती है? अपने पहला होता है श्रमधि, दूसरा होता है प्रतिषाद, फिर अवसाद, फिर पुनरुत्थान। यह व्यापार चक्र में देखने को मिलता है। तो अवशिष्ट रीति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चक्रीय विचरण में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय विचरण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, जो प्रश्न नंबर 8 है, क्या है प्रश्न नंबर 8? एक परिवार की विभिन्न मदों पर, एक परिवार की विभिन्न मदों पर खर्च को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? एक परिवार है, उसकी विभिन्न मदें दे रखी है और उन मदों पर खर्च को अपन रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे। किसको? रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा बनाया जा सकता है? कि रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा होता है और कौन सी मद है? परिवार की विभिन्न खर्चों की मदों को, परिवार की विभिन्न खर्चों की मदों को रेखा चित्र के माध्यम से अपन को प्रदर्शित करना है। और इसमें से कौन सा जो चित्र होगा वो सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त माना जाएगा दोस्तों? आयत चित्र, पाई चार्ट, रेखीय आरेख या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। कमेंट करके दोस्तों सही आंसर बताओ कि एक परिवार की मदें दे रखी है और उन मदों को रेखा चित्र के माध्यम से अपन को प्रदर्शित करना है और कौन सा चित्र सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा? तो हमने ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाई चार्ट। कौन सा हो जाएगा? पाई चार्ट। पाई चार्ट जिसे हम वृत्त चित्र भी कहते हैं। पाई चार्ट जिसे हम वृत्त चित्र भी कहते हैं, वृत्त चित्र भी कहते हैं। और ये जो पाई चार्ट होते हैं द्विविमा चित्र होते हैं। कौन से चित्र होते हैं? ये द्विविमा। कौन से चित्र होते हैं दोस्तों? द्विविमा चित्र होते हैं। द्विविमा चित्र होते हैं। जबकि आयत चित्र ये भी द्विविमा चित्र होते हैं और रेखीय चित्र ये एक विमा चित्र होते हैं।
तो इसमें प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, दो श्रेणियों की संगतता की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त माप है। दो श्रेणियां दे रखी है या दो सम्मक दे रखे, दो श्रेणियां या सम्मक की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? दोस्तों तुलना की बात की जाए तो तुलना के लिए कौन सा माप आता है? तुलना के लिए आता है सापेक्ष माप। कौन सा माप आता है दोस्तों? सापेक्ष माप आता है। तुलना के लिए सापेक्ष माप आता है। अगर तुलना की बात की जाए दोस्तों तो सापेक्ष माप काम में लिया जाता है। अपन बात करते हैं सापेक्ष माप। मानक विचलन, अब दोस्तों जो मानक विचलन है, मानक विचलन यानी परिमाप विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अपकरण का कौन सा माप है? यह अपकरण का एक निरपेक्ष माप है। कौन सा माप है? यह अपकरण का एक निरपेक्ष माप है। माध्य विचलन, यह भी अपकरण का एक निरपेक्ष माप है। परिसर, यह भी अपकरण का एक निरपेक्ष माप है। लेकिन जो विचलन गुणांक है, विचलन गुणांक ये एक सापेक्ष माप होता है और जिसका माप तुलना करने के लिए किया जाता है। जो विचलन गुणांक होता है, विचलन गुणांक जिसका माप क्या होता है? तुलना करने के लिए किया जाता है। क्योंकि गुणांक होता है, गुणांक हमेशा क्या सापेक्ष होता है और विचलन गुणांक का माप तुलना करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अपने प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, विचलन गुणांक। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? एक दिए हुए समकों में अपन को सामने क्या दे रखे? आंकड़े दे रखे हैं। एक दिए हुए समकों में माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य कितना दे रखा? 6.5, माध्य का कितनी दे रखी है? 6.3, तथा बहुलक कितना दे रखा अपन को? 5.4। तो ये प्रतिनिधित्व करता है, किस ओर प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? किस ओर प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? अगर बात की जाए कि समांतर माध्यम क्या है, अगर दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। जो समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक, अगर दोस्तों तीनों का मान अगर समान होता है, तीनों का मान यानी समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, अगर इन तीनों का मान समान होता है, तीनों का मान समान होता है, तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती है? ये अपने श्रेणी कहलाती है सममित श्रेणी कहलाती है दोस्तों। कौन सी श्रेणी कहलाती है? सममित श्रेणी कहलाती है। जब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का मान समान हो तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती है? सममित श्रेणी कहलाती है। दूसरी श्रेणी होती है दोस्तों, कौन सी श्रेणी होती है? असीमित श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है? असीमित श्रेणी होती है। इस असीमित श्रेणी में क्या था? एक तो धनात्मक होता है दोस्तों, क्या होता है? एक तो धनात्मक श्रेणी होती है, धनात्मक होती है, और एक होती है अपने ऋणात्मक होती है। क्या होती है? एक ऋणात्मक होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। जो धनात्मक होती है, धनात्मक में क्या होता है? समांतर माध्य का मान ज्यादा होता है, किससे होता है? मीडियन से होता है, और मीडियन का मान होता है ज्यादा बहुलक से होता है। यानी समांतर माध्य का मान सर्वाधिक होता है माध्यिका से, और माध्यिका का मान सर्वाधिक होता है बहुलक से। वही ऋणात्मक की बात करें दोस्तों तो समांतर माध्य का मान कम होता है माध्यिका से, और माध्यिका का मान कम होता है बहुलक से। यानी सर्वाधिक मान किसका होता है? इसमें बहुलक का होता है। तो अब दोस्तों इस प्रश्न को अपन करते हैं कि प्रश्न में पूछा है कि समकों का माध्य दे रखा है, यानी समांतर माध्य अपने सामने दे रखा है 6.5, भाई माध्यिका दे रखी है 6.3 और बहुलक दे रखा है 5.4। यानी समांतर माध्य सर्वाधिक है 6.5 है, उसके बाद माध्यिका 6.3 है तथा बहुलक कितना है? 5.4 है। तो कौन सा है? ये सममित श्रेणी तो है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें तीनों का मान जब समान होता है तो सममित श्रेणी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असममित श्रेणी की। बात करें दोस्तों तो असममित श्रेणी में एक तो धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। तो इसमें समांतर माध्य का मान सर्वाधिक है, यानी समांतर माध्य इसमें सर्वाधिक है, फिर माध्यिका और बहुलक के मान से ज्यादा क्या है? माध्यिका है। तो अपना क्या हो जाएगा? धनात्मक असममित श्रेणी। क्या हो जाएगा? धनात्मक असममित श्रेणी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक वैषम्यत बंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन अपने सामने दे रखे हैं और प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं है। सही बात बोला है दोस्तों कि तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अशोधित मृत्यु दर एक सरल दर है। कौन सी दर है? जो अशोधित मृत्यु दर है वह एक प्रकार से क्या? एक सरल दर है, सरल दर है। जबकि तुलना के लिए कौन सी? तुलना के लिए अपन किसको ज्ञात है? तुलना के लिए प्रमाणित मृत्यु दर को ज्ञात किया जाता है। प्रमाणित लिख लो दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेना। प्रमाणित मृत्यु दर, मैं ये जगह लिख रहा हूं प्रमाणित मृत्यु दर। तुलना के लिए प्रमाणित मृत्यु दर
ज्ञात की जाती है, जबकि अशोधित मृत्यु दर क्या एक सरल दर है। तो पहला ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है शुद्ध प्रजनन दर, शुद्ध प्रजनन दर यानी NRR, शुद्ध प्रजनन दर का मान सकल प्रजनन दर के से अधिक नहीं हो सकता। सही बात बोला है दोस्तों। जो NRR होता है, NRR यानी शुद्ध प्रजनन दर का मान, जो मान होता है ना, वह सकल प्रजनन दर से अधिक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है कि NRR का मान हमेशा GRR के मान से कम होता है। तो प्रश्न नंबर पहला और दूसरा तो सही अभी तक। तीसरा क्या है, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होगी। नहीं दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा और इस प्रश्न को मैं आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों NRR की बात करते हैं दोस्तों, शुद्ध प्रजनन दर। अगर अपन दोस्तों NRR यानी शुद्ध प्रजनन दर की बात करें दोस्तों, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान +1 होता है, कितना होता है, +1 होता है, 1 होगा, एक -1 होगा और 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से कम होता है, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से कम होता है तो जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी, जनसंख्या में कमी होगी। यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 होता है तो जनसंख्या क्या होगी, स्थावर होगी, स्थावर होगी यानी स्थिर होगी, ना तो जनसंख्या बढ़ेगी ना कम होगी। तो प्रश्न में यही पूछा है दोस्तों कि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक, 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होगी। नहीं दोस्तों, घटते क्रम की ओर नहीं होगी, या बढ़ते क्रम की ओर अग्रसर होगी। क्या होगी, बढ़ते क्रम की ओर अग्रसर होगी। तो अपना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या है, प्रतिगमन समीकरण में ज्ञात चर को क्या, कौन सा चर कहते हैं। जो प्रतिगमन होता है, प्रतिगमन समीकरण में ज्ञात चर को कहते हैं। जो ज्ञात चर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। बात करें दोस्तों, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, ये x है बराबर a + b और एक y चर हो जाएगा, एक x चर हो जाएगा, एक y चर हो जाएगा। और ये जो a + b होते हैं दोस्तों, है ना, a + b होता है, ये क्या अपने कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होते हैं। जो a + b होते हैं अपने क्या होता है, स्थिर होते हैं, क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। जो ये y चर हुआ है ना, ये y चर, ये क्या चर होता है, ये y चर होता है दोस्तों, ये ज्ञात चर होता है। कौन सा चर होता है, ज्ञात चर होता है। और ज्ञात चर की वैल्यू हमेशा अपन को पता होती है। अगर अपन को y की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू से अपन b की वैल्यू और b की वैल्यू से a की वैल्यू आ जाएगी। और इन तीनों की जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये x की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अज्ञात होती है, अज्ञात होती है। x की वैल्यू क्या होती है, अज्ञात होती है। और अज्ञात चर क्या होता है, हमेशा आश्रित होते हैं। और ज्ञात चर क्या होते हैं, हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ज्ञात चर क्या होते हैं, हमेशा स्वतंत्र होते हैं। और अज्ञात चर हमेशा क्या होता है, आश्रित होते हैं। अब प्रश्न में दोस्तों, आप प्रश्न को करते हैं सोल्व अपन। प्रतिगमन समीकरण में ज्ञात चर को क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया ज्ञात चर को हमेशा क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। तो ज्ञात चर को स्वतंत्र चर कहते हैं, जबकि आश्रित चर क्या होते हैं, आश्रित चर होते हैं, अज्ञात चर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र चर। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है, काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन, कौन से उच्चावचन, मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं। जो मौसमी उच्चावचन होते हैं यानी जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उसकी अवधि कितनी होती है, कितनी अवधि के अंदर उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ये होता है 0 से 1 वर्ष के भीतर, 0 से 1 वर्ष के भीतर ये उत्पन्न होते हैं मौसमी उच्चावचन। ये किसके कारण प्रभावित होते हैं दोस्तों, किस कारण से मौसमी उच्चावचन प्रभावित होते हैं, यह प्रभावित होता है अपने जलवायु से और रीति रिवाज सीजनल रीति रिवाज से प्रभावित होते हैं। जो हमने मौसमी उच्चावचन होते हैं जलवायु से और रीति रिवाज से प्रभावित होते हैं। मौसमी उच्चावचन को अपन ऋतुकालिक विचरण भी जानते हैं दोस्तों, इसका उपनाम क्या हो जाएगा, ऋतुकालिक विचरण, ऋतुकालिक विचरण इसका उपनाम हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, मौसमी उच्चावचन जिसकी अवधि कितनी होती है, 0 से 1 वर्ष होती है। यह किस कारणों से प्रभावित होता है, यह प्रभावित होता है अपने जलवायु से और रीति रिवाज से प्रभावित होता है। अब होता है प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, किसी श्रेणी की 5 संख्याओं के माध्य, आपने क्या देखा, कोई श्रेणी दे रखी है, किसी श्रेणी की 5 संख्याओं के माध्य, क्या है, 5 संख्याओं के माध्य से ज्ञात किए गए विचरणों के वर्गों का योग। अपने सामने कोई श्रेणी दे रखी है, मान लेते कोई श्रेणी है, x श्रेणी है
और उनके विचलनों के वर्गों का योग कितना देगा 720 है। तो परमाप विचलन क्या होगा दोस्तों, इस सवाल को करते हैं दोस्तों। जैसे कोई अपने सामने कोई एक्स श्रेणी दे रखी है दोस्तों, एक श्रेणी दे रखी है और इस एक श्रेणी जो एक्स श्रेणी उन 5 संख्याओं का माध्य 5 संख्याओं के माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग, जो अपने एक्स श्रेणी का जो समांतर माध्य है, जो भी समांतर माध्य है उन समांतर माध्य से जब अपन विचलन ज्ञात करते हैं दोस्तों, विचलन ज्ञात करते हैं, विचलन का योग क्या आएगा, विचलन का योग हमेशा शून्य आता है। विचलनों के योग से यानी इसका जो योग होता है विचलनों के वर्गों का योग, जो विचलनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 720 दे रखा है। समांतर माध्य ना ये 5 संख्या हो जाएगी, इन 5 संख्याओं के माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग कितना है 720 है। तो श्रेणी का परमाप विचलन क्या होगा, श्रेणी का परमाप विचलन क्या होगा। तो परमाप विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, जो परमाप विचलन होता है इसका फॉर्मूला होता है समेशन dx² √n होता है दोस्तों। क्या होता है dx² √n होता है। तो अपने dx² कितना दे रखा है 720 दे रखा है, n कितना दे रखा है, n दे रखा है अपन को 5, अंडर करेंगे जब 720 को अपन n से काटते हैं दोस्तों तो अपन को क्या प्राप्त होगा, अपन को प्राप्त होगा 144 अंडर रूट प्राप्त होगा। 144 अंडर रूट किसका होता है 12 का होता है। सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यही दे रखा है दोस्तों कि विचलनों के वर्गों का योग, विचलन क्या होता है पद विचलन तो ये होते हैं और ये पद विचलन के वर्गों का योग होता है dx2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी 12। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 करते हैं आलेख में बहुलक, आलेख यानी रेखा चित्र, आलेख बोलते हैं दोस्तों यानी रेखा चित्र, रेखा चित्र में बहुलक और माध्यिका यानी रेखा चित्र में बहुलक और माध्यिका के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से आप किस पर विचार करेंगे। बहुलक और माध्यिका को किस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुलक और माध्यिका को अपन किस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बार आलेख, बार आलेख और रेखा आरेख, या आयत चित्र और रेखा आरेख, या आयत चित्र और ओजाइव दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा हमने आयत चित्र और ओजाइव। बात करें दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं दोस्तों। कितने माप होते हैं 3, एक तो होता है अपना समांतर माध्य, एक होता है अपना हार्मोनियम मीन और एक होता है अपना ज्योमेट्रिक मीन होता है। भाई स्थिति माध्य की बात करें दोस्तों, ये अपना हो जाएगा कौन सा गणितीय माध्य हो जाएगा, एक होता है अपने स्थिति माध्य हो जाएगा दोस्तों। स्थिति माध्य में क्या आ जाएगा, स्थिति माध्य में आ जाएगा एक अपना आ जाएगा माध्य का, क्या आ जाएगी दोस्तों माध्य का, और एक अपना आ जाएगा बहुलक, बहुलक आ जाएगा। इन बहुलक और माध्यिका को, इन माध्यिका को अपन रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जो गणितीय माध्य होते हैं, गणितीय माध्य को अपन रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं कर सकते। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप होता है, जो स्थिति माप होता है, उससे हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो माध्यिका होता है, माध्यिका, माध्यिका में जो बनने वाला चित्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओजाई वक्र कहते हैं दोस्तों। क्या वक्र कहते हैं, ओजाई वक्र, संचय आवर्ती वक्र, गॉर्टन वक्र या त्वरण वक्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उपनाम भी दोस्तों नोट कर लेना आप कि जो माध्यिका द्वारा जो रेखा चित्र बनाया जाता है, माध्यिका के द्वारा जो रेखा चित्र बनाया जाता है उसे हम गॉर्टन वक्र, संचय आवर्ती वक्र, त्वरण वक्र के नाम से जाना जाता है। जबकि आयत चित्र होता है वो बहुलक के द्वारा बनाया गया चित्र क्या होता है, आयत चित्र होता है, जिसे हम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के नाम से जाना जाता है, हिस्टोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयत चित्र और ओजाई वक्र। दोस्तों प्रश्न नंबर 16, 10, 15, 20, 12, 25, 30 का गुणांक क्या होगा। विस्तार गुणांक पूछा दोस्तों, विस्तार गुणांक क्या होगा दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं विस्तार की, रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसका क्या होगा, h माइनस एल होगा। अगर विस्तार पूछा तो दोस्तों तो विस्तार क्या होता है 30 माइनस 10, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी और सबसे लोएस्ट संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 30 माइनस 10 करेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर विस्तार तो हो जाएगा 20। विस्तार कितना हो जाएगा 20। लेकिन अपन को क्या पूछा, विस्तार गुणांक पूछा दोस्तों। अपन को पूछा इसमें क्या पूछा, गुणांक पूछा दोस्तों। याद रखना दोस्तों विस्तार नहीं पूछा, विस्तार गुणांक पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है h माइनस एल, h प्लस एल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो क्या हो जाएगा अपने 30, हाईएस्ट हो जाएगी 30 और लोएस्ट हो जाएगी 10, हाईएस्ट हो जाएगी 30 प्लस लोएस्ट हो जाएगी 10। तो क्या हो जाएगा 20/40 हो जाएगा। 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 और 30 प्लस 10 करेंगे 40। जब इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त होगा और 1/2 क्या होगा 0.5 होगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5। तो इसका विस्तार का गुणांक क्या हो जाएगा 0.5। जबकि विस्तार कितना होगा, विस्तार होगा अपने 20 होगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 है कि
यदि यदि x और y सहसंबंध गुणांक, क्या बोला दोस्तों, x और y दो चर है, क्या है, x और y दो चर है, सहसंबंध गुणांक के दो चर है, सहसंबंध गुणांक धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको नोट कराता हूं दोस्तों, सहसंबंध होता है ना, धनात्मक सहसंबंध क्या होता है दोस्तों, नोट करना दोस्तों, धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध ये होता है कि जब दो चर दे रखे होते हैं अपने सामने, दो चर दे रखे होते हैं, दो चर दे रखे होते हैं, एक्स चर होता है और एक वाई चर होता है दोस्तों। कौन सा चर होता है, एक एक्स चर होता है और एक वाई चर होता है, एक्स चर होता है, एक वाई चर होता है। यदि एक्स चर में वृद्धि होती है तो वाई चर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि एक्स चर में कमी होती है तो वाई चर में भी क्या होगी, कमी होगी। यानी एक चर में कमी होती है तो दूसरे चर में भी कमी होगी, यही धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। तो प्रश्न, अब इस प्रश्न को अपन करते हैं दोस्तों, क्या बोला है, दोनों x और y विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं। नहीं दोस्तों, देखो x में अगर वृद्धि हो रही है तो y में भी वृद्धि हो रही है, x में कमी हो रही है तो y में भी कमी हो रही है, यानी ये विपरीत दिशा में तो हो नहीं रहे। विपरीत दिशा में कौन सा था, ऋणात्मक होता है, तो ये तो हमें गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात बोला, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, तो ये अपना सही हो जाएगा। तीसरा, अगर x कम होता है तो y भी कम होता है, बिल्कुल सही होता है, अगर x कम होता है तो y भी कम होगा, तो हमने प्रश्न नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर x बढ़ेगा, धनात्मक सहसंबंध क्या कहता है, धनात्मक सहसंबंध कहता है कि हमेशा जो प्रभाव होता है, कारण तथा प्रभाव हमेशा एक ही दिशा की ओर प्रवाहित होगा, उसे धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। अगर x चर में वृद्धि होती है तो y चर में भी वृद्धि होगी, अगर x चर में कमी होगी तो y चर में भी कमी होगी, यही धनात्मक सहसंबंध होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या दोस्तों, काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है, काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है दोस्तों, मौसमी विचरण से, दीर्घकालीन विचरण से, अनुप्रस्थ विचरण से या चक्रीय विचरण से। काल श्रेणी विश्लेषण की बात करते हैं दोस्तों, काल श्रेणी विश्लेषण का प्रतिपादन किसने दिया था, काल श्रेणी विश्लेषण का प्रतिपादन दिया था वार्नर हर्ट्ज के द्वारा दिया था, वार्नर हर्ट्ज के द्वारा इसका प्रतिपादन दिया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादन दिया गया था, वार्नर हर्ट्ज के द्वारा, वार्नर हर्ट्ज के द्वारा इसका प्रतिपादन दिया गया था, वार्नर हर्ट्ज के द्वारा इसका प्रतिपादन दिया गया था। काल श्रेणी के विश्लेषण की बात करें दोस्तों, तो काल श्रेणी के संगठक कितने हो जाएंगे, काल श्रेणी के संगठक की अपन बात करें दोस्तों, इसके तीन संगठक होते हैं। एक तो अपना दीर्घकालीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन विचरण हो जाएगा, दीर्घकालीन विचरण नोट कर लेना दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दीर्घकालीन विचरण। दूसरा हो जाएगा अपने अल्पकालीन विचरण हो जाएगा, तीसरा अपना हो जाएगा द्वि उच्चावचन हो जाएगा। तो संगठक की बात करें दोस्तों, संगठक एक हो जाएगा अपना दीर्घकालीन विचरण, एक हो जाएगा अपना अल्पकालीन विचरण, एक हो जाएगा देव विचरण। जो अल्पकालीन विचरण होता है दोस्तों, इसमें दो होते हैं, एक तो मौसमी विचरण होता है और एक कौन सा होता है, एक अपने ऋतुकालिक विचरण होता है। मौसमी और एक व्यापार चक्र, कौन सा होता है, व्यापार चक्र। कौन सा होता है दोस्तों, व्यापार चक्र। अब करते हैं इस प्रश्न को हल। काल श्रेणी का विश्लेषण नहीं है, मौसमी विचरण, ये देखो दोस्तों, मौसमी विचरण किसका भाग है, अल्पकालीन का, और ये अल्पकालीन किसका भाग है, काल श्रेणी का, तो ये तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। दीर्घकालीन, दीर्घकालीन भी दे रखा है तो दीर्घकालीन भी सही है। अनुप्रस्थ विचरण दोस्तों, अब मैंने जो डिटेल बताई इसमें अनुप्रस्थ विचरण है क्या, नहीं है, तो अनुप्रस्थ विचरण का गलत आंसर हो जाएगा। और चक्रीय विचरण ये दे रखा है आपके सामने, चक्रीय विचरण, चक्रीय विचरण को अपन व्यापार चक्र कहते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर ए, बी और सी, बी तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यानी अनुप्रस्थ विचरण, अनुप्रस्थ विचरण इसका गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19, मौसम विभाग द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का पूछा दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सर्वश्रेष्ठ है, तो मौसम विभाग द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का बहुलक का माप सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों, बहुलक का माप सर्वश्रेष्ठ होता है। बहुलक जिसका उपयोग कहां किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ों का आकार, कपड़ों का आकार, जूतों का आकार, जूतों का आकार, कपड़ों का आकार, पूर्वानुमान लगाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुलक का उपयोग किया जाता है। जो बहुलक है, बहुलक का उपयोग पूर्वानुमान लगाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, कपड़ों का आकार के लिए, जूतों का आकार के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है। और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक सर्वश्रेष्ठ माप होता है, किसमें, मौसम विभाग की गणना करने में। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथन पूछा है और कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है।
सहज संबंध होता है। सहज संबंध में क्या होता है? सहज संबंध दो चरों के मध्य उनके कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो सहज संबंध होता है, सहज संबंध क्या होता है? सहज संबंध हमेशा दो चर, दो प्लस या दो से अधिक चरों के मध्य होता है। जो सहज संबंध होता है, सहज संबंध के लिए मिनिमम दो चर तो होने ही चाहिए दोस्तों, दो चर या दो से अधिक चर होने चाहिए। तो सहज संबंध दो चरों के मध्य कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध को दर्शाता। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि सहज संबंध के मूल तत्वों का प्रतिपादन द्राव्य के द्वारा दिया गया था। यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों कि मूल तत्वों का प्रतिपादन द्राव्य द्वारा दिया गया था, जबकि सिद्धांतों का प्रतिपादन, जबकि सहज संबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने दिया था? कार्ल पियर्सन व गॉर्टन के द्वारा दिया गया था। जो सिद्धांतों का प्रतिपादन है वो कार्ल पियर्सन व गॉर्टन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहज संबंध का मान +1 से -1 होता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि सहज संबंध का मान +1 से -1 तक होता है। तो अपने चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 के चार ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाएं। थैंक यू दोस्तों।